नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल क्लास जिसमें हम मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे यानी मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण जो कि हाल ही में मार्च 2025 में जारी किया गया था उसको पढ़ने वाले हैं। यह क्लास आपके आने वाले मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मेनली 16 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2024-25 में। उस 16 चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो मेरा टारगेट है कि 10 दिनों में आपको इस इकोनॉमिक सर्वे को मैं पूरा याद करा दूं। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता है आजकल सीधे आंकड़े MPPSC आपसे पूछता है। और आप कभी टेस्ट सीरीज हमारी लगा रहे होंगे तो आप सभी को दिख रहा होगा कि हाँ सर, आंकड़ों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको वहाँ पर भी बहुत आसानी से आप उन प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के द्वारा इस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अभी जारी हुआ इस साल, अब अगले साल मार्च अप्रैल के महीने में इसे वापस से जारी किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे साल का डाटा दिया जाता है और विभिन्न डिपार्टमेंट अपना आंकड़ा पेश करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हमारा पैसा कितना खर्च हुआ है, हमने कितनी प्रगति पाई है। इन सभी के ऊपर यहाँ पर बात की जाती है। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें आर्थिक स्थिति एक समीक्षा की बात करेंगे। मेनली इसमें हम मध्य प्रदेश की GDP के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स का हमारी मध्य प्रदेश की GDP में क्या योगदान रहा है, किस वर्ष को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक वर्ष घोषित किया गया है, इन सभी के ऊपर आज के चैप्टर नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की तरह ही विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को अपनाया है और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि 2028-29 तक हम राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP को कितना करेंगे, दुगना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह बात बोली गई। आगे देखिए, हम आर्थिक उत्पादकता की बात करते हैं। आर्थिक उत्पादकता में हम बात करेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है। इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, दो भाव होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है प्रचलित भाव और एक होता है स्थिर भाव। स्थिर भाव में क्या होता है, ईयर के किसी भी डेट से एक बेस प्राइस मान ली जाती है। उस बेस प्राइस से देखते हैं कि भारत का या किसी स्टेट का डेवलपमेंट कितना हुआ है। प्रचलित यानी आज की डेट में जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पे बताते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कैसा हुआ है। ठीक है, दोनों बात आपको याद आ गई। अब देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 की यहाँ पर बात की जाएगी। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रचलित भावों पर GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या योगदान रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 2023-24 की तुलना में हमारे यहाँ GSDP में प्रचलित भावों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11.0 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। पैसों की हम बात करेंगे तो देखिए 13,53,809 करोड़ से बढ़कर कितने पर पहुंच गया है, 15,03,395 करोड़ तक हमारा क्या पहुंच गया है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़। ठीक है, और जहां पर हम वृद्धि देखते हैं 2023-24 की तुलना में, तो आपको बताना है कि लगभग कितनी हुई है, 11.05 प्रतिशत की हमें क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ जो GSDP में प्रचलित भावों पर हमें बढ़ोतरी दिख रही है या वृद्धि देखने को मिल रही है, यहाँ संकेत है कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों में क्या आया है, बूम आया है, तीनों में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं स्थिर भावों की। तो स्थिर भावों पे हम बात करते हैं 2023-24 की तुलना में
2024-25 में जो जीएसडीपी में वृद्धि हुई है वह हुई है 6.05% की। दोनों आपको याद रखना है बेटा। प्रचलित भाव पर सर आपने बताया 11.05% और यहाँ पर स्थिर भावों पर हमने बताया 6.05%। दोनों आपके एग्जाम में सीधा लिखा आएगा, प्रचलित भाव पर क्या है और स्थिर भाव पर क्या है। आपको दोनों समझ के पढ़कर अच्छे से लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूँ। तो देखिए ग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो रेड लाइन है वह प्रचलित भाव को और जो ग्रीन है वो स्थिर भाव को दर्शाती है। प्रचलित भाव पर यहाँ पर पैसा दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। आप केवल 11.05% और यहाँ पर आप 6.05% को याद रखो, यही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों हमारे यहाँ 2 टेस्ट सीरीज चल रही हैं, एक जिसमें 75 टेस्ट है जिसमें 50 यूनिट वाइज और 25 एफएलटी है, और एक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 50 एफएलटी है। अभी तक हम पहुंच चुके हैं 10 एफएलटी पे, यानी आज की तारीख में 6/11/2025 की हमारी 10 भी एफएलटी हुई। अभी भी 40 एफएलटी बची हुई हैं। ये 10 एफएलटी भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ज्वाइन करने की फीस मात्र 199 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरा यकीन मानिएगा आप इसको एक बार ज्वाइन कर लीजिए। 100% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह प्रश्न ना तो कहीं कॉपी पेस्ट है, यह प्रश्न हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, एनालिसिस करके बनाया जा रहा है। जो पीवाईक्यू एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू को भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज होने वाली है। यह मात्र 199 रुपये में आपको मिलेगी। और कभी ये 75 टेस्ट वाली आप ज्वाइन करते तो यहाँ मात्र आपको 350 रुपये में मिल जाएगी। आप दोनों में से कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा तो यकीन मानिएगा कि दोस्तों इसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी पास होना है तो टेस्ट जरूर आपको लगाने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति शुद्ध आय की, यानी पर कैपिटा इनकम की हम बात करेंगे। दोनों की बात करेंगे प्रचलित और स्थिर भाव पर। तो स्थिर भाव हमारे यहाँ 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बेस ईयर किसे माना गया था, तो आपको बताना ही बेस ईयर माना गया 2011-12 को। अब देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हम प्रचलित भाव पर भी देख लेते हैं, स्थिर भाव पर भी देखते हैं। तो प्रचलित इस पर हम देखते हैं तो अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है 1,52,615 रुपये। ये किस पर है, ये प्रचलित भाव पर है। स्थिर भाव पर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय हो गई है 70,434 रुपये। कितनी हुई है, 70,434 रुपये हुई है। इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको टकराने को मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर उठाओगे तो आपको यही कुछ प्रश्न इधर उधर आपको टकराने को मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 1,52,000, प्रचलित पर ज़्यादा होगी क्योंकि वर्तमान की, बेस ईयर की हमेशा कम होगी। तो बेस ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 70,434 रुपये वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उसका मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान है। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो दोनों हम किस पे बात करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, टर्सरी की बात करेंगे, स्थिर भाव पर, प्रचलित भाव पर। सबसे पहले प्रचलित भाव पर हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वह है 44.36%। सेकेंडरी का हम देख रहे हैं 19.03% है और टर्सरी का हम देख रहे हैं तो 36.61% है। तो यहाँ से पूछा जाएगा किसका सबसे ज़्यादा है, तो आपको बताना है प्राथमिक का। सबसे कम किसका है, तो हम बताएंगे द्वितीयक का। अब हम बात करते हैं स्थिर भाव पर। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 35.37% है, सेकेंडरी का 24.63% है और सेवा क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर का हम देखते हैं तो 40% है। तो दोनों में आप डिफरेंस कीजिएगा कि स्थिर भाव पर सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो टर्सरी सेक्टर का है, क्योंकि बेस प्राइस हम कहाँ से 2011-12 से मान रहे हैं। और हम बात करते हैं प्रचलित भाव पर तो वर्तमान में किस पे है, तो हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। दोनों में आप डिफरेंस करते चलिएगा और नहीं करोगे तो आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में भैया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों में हमें क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। जब हम फसलों की बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हमने देखा है कि जो जीडीपी में योगदान था वो घटा है 2023-24 की तुलना।
जब हम जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र को देखते थे 44.55% का क्या था योगदान था, जो आज की डेट में 44.36% हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ है, घटा है जीडीपी में योगदान। देखिए फसलों में हम बात करते हैं 10.80%, पशुधन में 11.93, वानिकी में 7.99, मत्स्य में 21.11% और खनन में 11.60% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप केवल इस आंकड़े को याद रखिएगा। फिर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी भी घटा है। सेकेंडरी जहां 19.36% जीडीपी में योगदान था स्टेट की, वहां घट के 19.03% हो गया है। अभी हम सबसे ज़्यादा योगदान देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में, तो हमें देखने को मिलता है निर्माण क्षेत्र में, जो कितना है 12.69 है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा योगदान आपको बताना मत्स्य और जलीय कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में। अब टर्सरी की हम बात करते हैं तो टर्सरी का क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। टर्सरी जहां पर 23-24 में 36.09% था, जो बढ़कर कितना हुआ है 36.61% हो गया है। सबसे ज़्यादा योगदान हम देखते हैं तो रेलवे का सबसे ज़्यादा योगदान है अभी मध्य प्रदेश की जीडीपी में। तो यहाँ पर हमने तीनों की बात करी, प्राथमिक क्षेत्र घटा है, द्वितीय क्षेत्र घटा है, तृतीय क्षेत्र बढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान मत्स्य और जलीय कृषि का, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का, और हम तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो रेलवे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। अब हम आगे बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। तो देखिए राजकोषीय घाटे की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बहुत सारे प्रभावी कदम उठाए हैं। 2024-25 में जो राजस्व घाटा रहने का उन्होंने अनुमान बताया, वह 1700 करोड़ रुपए रहने का अनुमान बताया। और जीएसडीपी की हम बात करेंगे तो लगभग 4.11% रहने की उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ई कुबेर प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट 9 के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है कि किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो डिजिटल बैंकिंग चल रही है उसको और सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सबसे मेन ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं वो और सशक्त हो सके, उसके लिए मेनली आरबीआई द्वारा ई कुबेर प्लेटफॉर्म को क्या किया गया है, बनाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि में हम देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन में 1.15% की क्या हुई है, मामूली गिरावट आई है। वही हम बात करते हैं दलहन में, तिलहन में, दोनों में वृद्धि हुई है। फिर हम देखते हैं धान की खेती के क्षेत्र में 7.85 की वृद्धि हुई है, मक्का उत्पादन में 6.75 की वृद्धि हुई है। वही हमने देखा है कोदो कुटकी को बढ़ावा देने के लिए, बाजरा व कोदो कुटकी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती से भी अन्य प्रोत्साहन जैसी फसलें भी हमें देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश में मसाला उत्पादन 1.8% से बढ़ा है। वही सब्जियों का क्षेत्रफल 12.85 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। ये बिल्कुल याद मत रखिए, कुछ बातें जो मैं बताऊंगा। अब देखिए मध्य प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य पालन में वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में हमारे यहाँ 4% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की हो गई 252 ग्राम प्रतिदिन। कितनी? 252 ग्राम प्रतिदिन हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता है दूध की, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे मत याद रखिए। आगे हम चलते हैं विकास के उत्प्रेरक जैसे एमएसएमई, फिर हम व्यापार और निवेश और आधारभूत संरचना की बात करेंगे, कनेक्टिविटी की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया है, याद रखिएगा। 2025 को हम औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित कर रहे हैं, जिसमें मेनली हम क्या करेंगे, उद्योगों को बढ़ावा देंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत, उद्योग संवर्धन नीति याद रखिए कब आई है, 225 में। उसमें बोला गया है कि 2030 तक हम जीएसडीपी को 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 6 लाख रुपए तक कर देंगे। मत केवल इतना याद रखिएगा, उद्योग संवर्धन नीति 2025 में आई है। 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। फिर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो यहाँ पर 4.57 लाख एमएसएमई का क्या हुआ है, पंजीकरण हुआ है, जिसके द्वारा 22.77 लाख लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति कब लेके आई गई थी, तो 2022 में लेके आई थी। और इस स्टार्टअप नीति के द्वारा मध्य प्रदेश में 154% स्टार्टअप्स की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भैया 7 नए औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इस पेज से आपको 3 याद रखना है कि 2025 को औद्योगिक वर्ष, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, फिर मैंने बताया स्टार्टअप नीति कब आई थी, 2022 में आई थी।
और स्टार्टअप नीति के तहत कितनी वृद्धि हुई है, 114% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अब हम और बात करते हैं पर्यटन की। तो मध्य प्रदेश में लगभग भैया 13.33 करोड़ पर्यटक आए, जो पिछले 3 वर्षों में बताता है कि मध्य प्रदेश में 89.21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वहीं हम बात करते हैं विदेशी पर्यटकों के आगमन में की, तो 126% की वृद्धि हुई है, जो राजस्व में 17% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। मत याद रखो, यहाँ पर देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मत याद रखो, कुछ भी याद मत रखो। उद्योग नीति 2025 के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। निर्यात संवर्धन की बात की गई है, मत याद रखो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8.23 लाख शहरी लोगों को आवास दिए गए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं समग्र विकास की ओर, यानी मध्य प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक विकास की। तो देखिए, सामाजिक में हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, श्रम और रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक क्षेत्र में बजटीय आवंटन में पिछले 4 वर्षों में 82.52% की वृद्धि की गई है, जिसमें स्वास्थ्य में 71.39, सामाजिक कल्याण में 196.7% की, लाडली बहना योजना के तहत 1.3 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 12 लाख छात्राओं को छात्रवृत्ति और 5 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता के तहत क्या दी जा रही है, यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है, मत याद रखो। अब बाल विकास के लिए इस बार 70,477 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जो कुल बजट का 21.6% था। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार एवं श्रम कल्याण के तहत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, इनके तहत 2.5 लाख परिवारों को क्या हुआ है, कृषि से जोड़ा है। फिर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है जो हमारे काम की नहीं है। अब मध्य प्रदेश में सामाजिक समावेशन की हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है अनुसूचित जाति कितनी है, 15.6% है, अनुसूचित जनजाति 21.1%। इन सभी के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। उसके तहत मध्य प्रदेश ने, आप सभी को पता है कहाँ पर, हमारे भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क को क्या की है, आधारशिला रखी है, और उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम 10,000 युवाओं को कौशल का परीक्षण देंगे। याद रखिएगा ये बात, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह है भोपाल में। अब देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में हम बात करते हैं, तो भैया पब्लिक हेल्थ कैडर की शुरुआत की। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पब्लिक हेल्थ कैडर की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ कैडर लोग क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को बताएंगे, निःशुल्क उपचार के बारे में उनको क्या देंगे, जानकारी देंगे। अब देखिए, शिशु मृत्यु दर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हज़ार से घटकर कितनी हो गई है, 41.3 प्रति हज़ार रह गई है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। मातृ मृत्यु दर में भी हमारे यहाँ क्या हुई है, सुधार हुई है। फिर हम शिक्षा और कौशल की बात करते हैं, तो 11.26% क्या हुई है, आवंटित किया गया है बजट में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, प्रतियोगी परीक्षा, योगा, इन सभी की बात कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार हम देख रहे हैं कि लगातार क्या है, विकास की ओर आगे बढ़ रही है। खेल और युवा कल्याण की हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके में आएंगे कि ओलंपिक और एशियन गेम्स व अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 27 स्वर्ण सहित पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। 38वें नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश ने 82 पदक जीते, जिसमें 34 स्वर्ण, 25 रजत और 23 कांस्य थे। और कौन सा हासिल स्थान किया, चौथा। इंपॉर्टेंट है, आपके पूछ सकता है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तमिलनाडु में, वहाँ 30 पदक जीते, ये भी याद रखना है, आपको आ सकता है। युवाओं के लिए माँ तुझे परिणाम योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर योजना के माध्यम से लोगों को क्या जा रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कितने वर्षों के लिए, 15 से लेकर 29 वर्ष के लोगों के लिए ही है। अब हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं एक और बार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं। 199 रुपये में आपको 50 टेस्ट मिलेंगे बेटा, और ये 50 टेस्ट आपने लगा लिए तो 5000 MCQ होते हैं। कितने, 5000 MCQ, और इसमें आपने 2 फैक्ट भी जोड़ लिए तो 15,000 का फैक्ट का आपके पास एक संकलन होगा। इसकी PDF निकलाइए, PDF फ्री में, और PDF को सॉल्व कीजिए, और उसके ऊपर 2 से 3 फैक्ट आप एड ऑन कीजिए। और कभी आपने एक बार एड ऑन कर लिए तो यकीन मानिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा जाना है।
अब हम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो राज्य में भैया 21.1% जनसंख्या वन संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार भैया वन क्षेत्र के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5 रामसर साइट विकसित की गई है और 15 152 वेटलैंड को संरक्षित किया गया है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ESDM प्रोत्साहन नीति 2023 को लागू किया गया। दूरसंचार अधोसंरचना स्थापना नीति 2023 को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश क्लाउड नीति 2024 इंपॉर्टेंट है, याद सकता है यूनिट 9 के हिसाब से। मध्य प्रदेश क्लाउड नीति किस वर्ष आई तो 2024 में आई। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में वृद्धि की है विज्ञान में और 213% क्या हुई है उसमें वृद्धि की गई है। अब राज्य में 10 IT पार्क, 4 IT SEZ विकसित किए जा रहे हैं। 2047 तक 15 SEZ तक बढ़ाने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारे डेटा सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। ड्रोन प्रमोशन और यूसेज नीति लेके आया 2025 के तहत। इसके तहत क्या करेंगे, ड्रोन उड़ाने की हमें ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग आपको प्रदान की जाएगी। सुशासन की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सुशासन लगातार बढ़ रहा है। पारदर्शी प्रशासन, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, नागरिक सहभागिता और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत पर काम कर रही है। CM हेल्पलाइन 121 हमारे यहाँ लॉन्च की गई है। फिर देखिए 12,02,800 से अधिक राजस्व मामले को निपटाया गया है। मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रमों के तहत राज्य के 8 और 42 विकासखंडों को सामाजिक विकास को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पर्यटन लगातार बढ़ा है। मध्य प्रदेश में जैसे श्री महाकाल लोक, ओमकारेश्वर में एकात्म धाम, रामबन पद गमन, संत रविदास स्मारक, सागर में अद्वैत वेदांत केंद्र जैसी परियोजना को धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 8.54 लाख तीर्थयात्रियों को यात्रा कराई गई है। हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ लगातार 1592 मेले और 109 तीर्थ स्थलों को क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हर एक क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर ज़्यादा लाइक और कमेंट आते हैं तो इसका सेकंड पार्ट वापस से अपलोड किया जाएगा। इसी तरीके से मिलेंगे डेली, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।